हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। आज हम करने वाले हैं पोएट्स ऑफ मॉडर्न एज। देखो, मोस्ट अवेटेड वीडियो मान के चल रहा हूं मैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे कि कब ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री ख़त्म हो। तो मैंने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री ख़त्म होने का वेट ही नहीं किया। जो ऑड है रह गया, आपका एपिक रह गया और ड्रामेटिक मोनोलॉग रह गया, ये इस वीडियो के बाद आएंगे। क्योंकि बच्चे बहुत सारे सोच रहे थे कि है ना क्या करवाने वाले हैं सर। देखो, मैंने ना सिलेबस तो आपको पहले स्पेसिफाई कर दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है ना कि कैसे हम है ना क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, वो वाली वीडियो जाके देख लो। उसमें मैंने पूरा बता रखा है कि किस किस चीज़ की मैं वीडियो डालूंगा। उसका एक ये एग्जाम्पल है कि क्या क्या मैं डालने वाला हूँ। ठीक है। और इस वीडियो से ये भी आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को, देखो उस पीडीएफ को मैं उस पे आपके फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे और आपका जो है आपका ये यूट्यूब का जो होता है ना कम्युनिटी, उसमें भी मैं वो फोटो डाल दूंगा। उसको बार बार देख के उसके हिसाब से ही तैयारी करो। मोस्ट फेमस पोइट्स को का क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या क्या पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। ज्यादा डीप पढ़ना नहीं है, और ज्यादा डीप पढ़ना है ना तो जो वर्क मैं आज बता रहा हूँ वो वाले वर्क पढ़ लेना, उनके कैरेक्टर्स पढ़ लेना, उसमें क्या दे रखा है, उसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस दे रखे हैं, वो सारी चीज पढ़ लेना। ठीक है। एक बार उन चीजों का एक टेक्स्ट देख लेना। ठीक है। कुछ चीजों के तो टेक्स्ट नहीं देखा जा सकता, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले भाई प्रेजेंट डाल दो अपनी। प्रेजेंट डालने के बाद मेरे भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो। शेयर किसको करना है? उन बच्चों को करना है जो पेड कोर्स खरीद नहीं सकते और एचएसएससी की टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिट करने वाली है। जो पेड कोर्स खरीद रखा है ना, उनके लिए भी बेनिफिट करने वाली है। मैं ये कह रहा हूँ, कहीं पे आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो एक बार देख लिया करो, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर मैं दे देता हूँ 9466540644। कोई डाउट आती है पूछ सकते हैं, सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे भाई, पूरा दिन बिजी रहते हैं, नहीं उठा पाऊंगा। मैसेज करेंगे, अपना नाम डालेंगे, प्लेस डालेंगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से डलने वाले हैं उसमें मिसलेनियस पीडीएफ भेजता हूँ मैं, आज से शुरू कर दिया है मैंने। और वही जो लोग जुड़ेंगे जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं मुझे। ठीक है, बकवास करने के लिए मेरे पास मैसेज ना करें प्लीज। चलिए, मॉडर्न एज की शुरुआत कहाँ से की जाती है? 901 से लेके 945 तक। देखो, ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम की ये मॉडर्न एज की बातें हैं, तो इसमें वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड है ना पोइट्री बहुत ज्यादा लिखी गई थी इसमें। तो जो मॉडर्न एज की शुरुआत मानी जाती है ना, वो मानी जाती है द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई थी 901 में हो गई थी। तो वहां से मॉडर्न एज की शुरुआत मानी जाती है। मॉडर्न एज के दो पार्ट है, पीरियड ऑफ किंग एडवर्ड सेवन एंड किंग जॉर्ज फाइव। ठीक है। इसके जो फेमस पोइट्स है ना, आज सिर्फ पोइट्स की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके नॉवलिस्ट की, क्योंकि हमारे जो पेपर में आने वाला है वो पोइट्री आने वाली है, नॉवलिस्ट आने वाले हैं और आपका शॉर्ट स्टोरी आने वाली है। टी एस इलियट, डब्ल्यू बी यीस्ट, एडवर्ड थॉमस, डब्ल्यू एच ऑर्डन, रूपर्ट ब्रूक। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना मेरे भाई, टाइम वेस्ट करोगे अपना, टाइम आपके पास कम है, सिलेबस आपका ज्यादा है। ठीक है। शुरुआत करते हैं टी एस इलियट से। बर्थ याद रखना है, सबका याद नहीं रखना है, एक जो दो मैं बताता हूँ ना उनका याद रखना है। ठीक है। टी एस इलियट को माना जाता है लीडर ऑफ मॉडर्न एज। ठीक है। 1888 से लेके 1965 तक ये रहे थे। पूरा नाम क्या था लर्न कर लेना, थॉमस टर्न्स इलियट। और इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 सेंट लुइस यूएसए में। ठीक है। यंगेस्ट ऑफ सेवन चिल्ड्रन थे ये, 7 बहन भाई थे। 7 सिबलिंग्स थे, उसमें से सबसे छोटे थे ये। बाय बर्थ अमेरिकन थे, लेकिन बाद में आके ये इंग्लिश मैन बन गए थे। इन्होंने ब्रिटिश जो आपका नेशनैलिटी है ना उसको अडॉप्ट कर लिया था। 2 अवार्ड्स मिले हैं, ब्रिटिश ऑर्डर मिला है और आपका नोबेल प्राइज मिला है फॉर लिटरेचर इन 1948। तो किस वर्क के लिए मिला है कमेंट करके मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, सब कुछ मैं नहीं करूंगा, आप भी तो कुछ करेंगे।
ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट है ना, ये किंग एडवर्ड के, देखो मॉडर्न एज से ही शुरू हुई थी 902 में। 902 में किंग एडवर्ड टू था। देखो अभी अभी मैंने बताई दो स्टेजेस थी इसकी, एक तो किंग एडवर्ड 7 की थी और एक जॉर्ज 5th की थी। तो ये एडवर्ड 7 ने शुरुआत की थी ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट की, और ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता था जो डिस्ट्रिक्शन होते था, जो 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 मेरिट में होते थे, किसके, आर्ट में हो गया भाई, और साइंस में हो गया, लिटरेचर में हो गया, इन सभी में दिया जाता था ये। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, अच्छा दो शादियां की थी इन्होंने। सेकंड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद इन्होंने शादी करती थी मिस फेल्चर के साथ इन 1957 में। और जब देखो शादी के 8 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी इलनेस के कारण। कारण क्या था, इलनेस था, लंदन में डेथ हुई थी, डेट मैंने लिख रखी है। अच्छा ये इनकी नर्स, ये मरते टाइम इनकी नर्स थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि इसको मरते टाइम जो इलियट जो की डेथ हुई थी इलनेस के कारण, उस टाइम पे इनके नर्स कौन करता था, इनकी नर्सिंग कौन करता था। ठीक है। अब बात करते हैं टीएस इलियट के फेमस वर्क्स के बारे में। देखो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो इन्होंने लिखी थी, पोएम्स हैं। सबसे पहले ये जो है ना, पहले वाली है, इससे ये नोटेबल हुए थे, इससे ये पहचाने गए थे, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये है ना सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली, और आपका वेस्टलैंड। देखो इनको माना जाता है, जो इनकी लाइफ स्पेन माना जाता है ना, देखो इनके बारे में चाहे आप पीएचडी कर लो, ठीक है, सब कुछ आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, मैं आपको इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पोएम्स बता रहा हूँ। ये आपको डीप में पढ़ना है ना, तो आप जाके पढ़ सकते हैं डीप में। देखो इतना टाइम नहीं है कि आपको ज्यादा डीप में पढ़ा सकूं। तो इनके 3 पीरियड थे। माना जाता है कि सबसे पहला जो इन ये नोटेबल हुए थे वो थे द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड, ये पहला था। सेकंड ये 1927 में जो आया था, 1922 में आया था, वेस्टलैंड था। ठीक है, वेस्टलैंड को माना जाता है इनका सेकंड पीरियड माना जाता है, लिटरेचर में इनका जो ख्याति बनी थी। और क्वार्टेट्स को माना जाता है इनका लास्ट, ये लेट 60s में इन्होंने लिखा था, लेट 60s में। ठीक है, इनका वर्क इनके जो लेट 60s में इन्होंने ये लिखा था। इनके ये 3 वर्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वेस्टलैंड, होलो मैन। और आपका एनसीईआरटी में कौन सा दे रखा है, एनसीईआरटी में कौन सी पोयम दे रखी है, मकेवेटी द मिस्ट्री कैट, ये 8th क्लास में पोयम दे रखी है। एनसीईआरटी को ना भूलें, एनसीईआरटी को प्रेफरेंस में रखें, एनसीईआरटी के बाद ये सारी चीजें पढ़ें। इसके अलावा जो है आपकी एश वेडनेसडे, आंट हेलन, द नेमिंग ऑफ कैट, विस्पर्स ऑफ मोर्टेलिटी, अ कुकिंग एग, द जर्नी ऑफ द मैगी। अच्छा 2-3 और हैं, उतने ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, इनकी सबसे ज्यादा इनकी ही पूछी जा सकती है, और जो हाईलाइटेड है ना वही सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। अगर मुझे सिर्फ 4 पोएम लर्न करनी होंगी ना, तो मैं लर्न करूंगा द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वेस्टलैंड एंड हॉलो मैन। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। 2 की एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है, किस तरीके से आप इनकी एक्सप्लेनेशन ढूंढ के लिख सकते हैं उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लव सॉन्ग ऑफ जे प्रूफ्रॉक क्या थी, कब लिखी गई थी, 1911 में लिखी गई थी। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग थी। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, देखो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में अगर मॉडर्न की पीरियड की बात करूँ ना, मॉडर्न पीरियड की क्या पूरी लिटरेचर की बात करूँ, 2 सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। एक तो ये लव सॉन्ग ऑफ जे प्रूफ्रॉक, और दूसरा है द लास्ट डचेस, द लास्ट द लास्ट डचेस, या इसको सॉरी द लास्ट डचेस नहीं, माई लास्ट डचेस, हाँ माई लास्ट
डचेस। अब मुझे कमेंट करके बताओ ये किसकी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्रामेटिक मोनोलॉग मैंने अभी तक नहीं करवाया है, तो जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ठीक है। अच्छा, क्या दे रखा है इस लव सॉन्ग में? ये क्या है ना, एक अपर क्लास एजुकेटेड मैन की स्टोरी है इस पोयम के अंदर, जो क्या करता है, मीनिंग ढूंढता है मीनिंगलेस सिंपल एक्शंस में अराउंड हिम। ठीक है, जो दुनिया में आसपास की बेमतलब की चीजें चल रही हैं जहाँ जिनका कोई सेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है, उनके अंदर मीनिंग खोजने की कोशिश करता है ये। ठीक है। सेकंड वर्क और टीएस इलियट जिसके लिए जाने जाते हैं ना, वो है द वेस्टलैंड। भाई अगर है ना कोई, अगर फॉर एग्जांपल किसी एक क्रिएशन की बात करें ना, कि किसी पोइट की या किसी राइटर की एक क्रिएशन की बात करें, ठीक है, तो वो टीएस एलियट का क्या है, द वेस्टलैंड। ये एक एपिक है और ये बहुत ही लंबी पोयम है। ये 434 लाइंस की है और 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड की गई है, और इसके 5 पार्ट्स हैं, और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, यही पूछ लिया जाता है फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट कौन सा है और फिफ्थ पार्ट कौन सा है। देखो इसको तो ये है ना, ज्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो पेपर होते हैं ना, उसमें ज्यादातर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपसे इतना तो पूछ ही लिया जाएगा कि भाई इसके कौन कौन से पार्ट है, उनके नाम क्या है, इतना तो आपको लर्न करना ही है। बाकी जो चीजें है ना, ये हायर एग्जाम के लिए हो सकती हैं। जो ये पोयम एक्सप्रेस करती है ना, वो डिसइल्यूजनमेंट का ऑफ जनरेशन के बारे में बात करती है, यानी कि इल्यूजन इतना है उन लोगों के बीच में, जनरेशन के बारे में, कैसे वो बर्बाद हो रहे हैं, कैसे लाइफ में जो है ना उनके लिए मटेरियलिस्टिक थिंग ज्यादा बढ़ गई हैं, कैसे वो लस्टफुल हो गए हैं, कैसे वो इर्रेस्पेक्टिव हो गए हैं अपने लाइफ को लेकर। ये सारी चीजें इसके अंदर बता रखी हैं। ठीक है। इट लेमेंट ओवर द मैन्स फॉलन नेचर, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, की पॉइंट है, इनको लर्न करना है। अच्छा, किन किन प्रीचर्स का यूज किया गया है, जो लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया गया है, और सेंट ऑगस्टीन के बारे में बताया गया है, और इसका जो लास्ट पार्ट है ना, व्हाट द थंडर सेड, इसके अंदर है ना थ्री गीता के उपनिषद से कुछ चीजें ली गई हैं, दाता वर्ड करके, और इसके 3 मीनिंग बताए गए हैं, 3 मीनिंग्स बताए गए हैं। ठीक है। और कुछ है ना अपने वेदास के उपनिषद में से कोई स्टोरी ले रखी है, और उसमें से है ना बताया गया है कि कैसे है ना 3 लोगों ने अलग अलग मीनिंग निकाला इस दाता वर्ड का। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ है ना ये रिलेटेड है हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड, इसलिए मैंने ये दाता वर्ड के बारे में जिक्र किया है। ठीक है। इट इज एसेंशियली अ रिलीजियस पोएम, even a Christian poem written in 344 lines। ठीक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ रहा है, फिर कह रहा हूं मैं, सिर्फ इतना पढ़ रहा है कौन से फेमस वर्क हैं, ज्यादा से ज्यादा फेमस वर्क में हल्की सी, जैसे मैंने लव सॉन्ग ऑफ जे के बारे में लिख दिया ना, कि यहाँ पे सिर्फ वो एजुकेटेड मैन के बारे में बताता है जो मीनिंग ढूंढ रहा है, सिर्फ इतना लर्न कर लेना। इससे ज्यादा लर्न करोगे ना मेरे भाई, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अगला करते हैं डब्ल्यू बी ईस्ट। डब्ल्यू बी ईस्ट की फुल फॉर्म आ सकते हैं विलियम बटलर ईस्ट। ये किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटेस्टेंट एंग्लो आयरिश माइनॉरिटी से करते हैं। बेसिकली आयरलैंड से थे, और लेकिन इंग्लैंड में ही ये रहे हैं। ठीक है। ये आयरलैंड की जो है इंडिपेंडेंस के लिए प्रोटेस्ट करते थे, इसलिए ऐसा उनको बोला जाता है। इनके 3 सबसे फेमस वर्क कौन से हैं? द सेकंड कमिंग, द सेलिंग ऑफ बेजेंटियम, द लेक आइल ऑफ इंसफ्री, लैडा एंड द स्वैन, ही विशेस फॉर द क्लॉस ऑफ हेवन। अच्छा, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है।
ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती है। ये एक पेस्टोरल पोयम है, ठीक है, ये एक पेस्टोरल पोयम है। अच्छा, एक सोनेट के बारे में भी दे रखा है कि सोनेट भी लिखी है इन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है ना, तो ये 3 ही लर्न करनी है और बाकी लर्न नहीं करनी है। डब्ल्यू ईस्ट के बारे में अगर इनके बारे में डिटेल पढ़ना है ना, तो सिर्फ इन तीनों का ही पढ़ना है। आपको इजीली आप लर्न करोगे ना। एक वेबसाइट है पोइट्री फाउंडेशन, ये पोइट्री फाउंडेशन नाम की एक वेबसाइट है। अगर आपको पढ़ना है डीपली तो इससे पढ़ सकते हो। मैटर बिल्कुल भी, ये मैटर बिल्कुल भी इससे नहीं है, लेकिन है ना, अगर किसी की अच्छी एक्सप्लेनेशन देखनी है ना, तो इससे देख लीजिए। किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। अच्छा, एक लिट चैट नाम के भी है, नाम से भी है। बहुत सारी बुक आप खरीद नहीं सकते अलग अलग राइटर की, और ना ही है ना बुक समझ में आती हैं कई बार। तो ये लिट चैट करके भी एक वेबसाइट है। वैसे तो ये पेड वेबसाइट है, इस पे है ना कुछ ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ से भी आप है ना किसी पोएम के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं ये दोनों वेबसाइट। इस पे जाके आप देख सकते हो। बहुत हेल्प की थी इन दोनों वेबसाइट्स ने मेरी, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। आप भी इनका कर सकते हैं, ठीक है, यूज। चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यू एच ऑर्डन। अच्छा, ये जो कंटेम्प्रेरी थे सारे के सारे, और डब्ल्यू बी ईस्ट और ये जो डब्ल्यू एच ऑर्डन थे, ये दोस्त थे। और आप पिछली क्लास आपने अगर देखी होगी एलएसजी की, तो ईस्ट के डेथ के बाद उन्होंने, ये जो ऑर्डन है ना, इन्होंने इनकी मेमोरी में एक एलएसजी लिखी थी, ठीक है। वो क्या थी, बड़ी फेमस है और यही पेपर में आ जाती है। इन द मेमोरी ऑफ ईस्ट, डब्ल्यू बी ईस्ट किसने लिखी है, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखी है। अच्छा, ये नॉमिनेट हुए थे नोबेल पीस प्राइज के लिए इन 1963, और इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। बहुत फेमस है लिटरेचर के सेक्शन में, द एज ऑफ एंजाइटी इन 1948, ठीक है। ये मेंबर थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के या ऑर्डन ग्रुप के जनरेशन के ये मेंबर थे। ये एक राइटर्स का ग्रुप होता था इंग्लैंड में, तो वहां से ये आया है, ठीक है। ये माने जाते हैं स्पिरिचुअल फिजिशियन ऑफ द जनरेशन, ठीक है। फेमस वर्क कौन से हैं, आपका द शील्ड ऑफ एक्लीज, उसके बाद लुलबी, और ये तो मैंने पहले ही बता दिया, इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट, एंड द सी एंड द मिरर। नेक्स्ट है रूपर्ट ब्रोक। रूपर्ट ब्रोक याद रखना, एक ये वॉर सोनेट है सोल्जर नाम से, सिर्फ इतना याद रखना है इनके बारे में। वॉर सोनेट है सोल्जर नाम से। वो किसने लिखी है, रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है। रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है वॉर सोनेट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने ये सोनेट लिखी थी, और ज्यादातर जो इनकी पोम्स हैं वो किसके ऊपर है, वॉर पोएम्स है, वॉर सोनेट्स है ज्यादातर, ठीक है। ये आइडलिस्टिक वॉर सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी सोनेट है जो सबसे फेमस है, द सोल्जर। अच्छा, इन्होंने डब्ल्यू बी ईस्ट के बारे में कहा था हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। ये बात किसने कही थी, रूपर्ट ब्रूक ने कही थी। ब्रूक ने कही थी किसके बारे में, डब्ल्यू बी ईस्ट के बारे में। एडवर्ड थॉमस की बात करते हैं। एडवर्ड थॉमस जो है ना, किसको बताते हैं, रूरल इंग्लैंड को बताते हैं, ठीक है। इनकी जो है ना इनकी जो पोम्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो ये मानी जाती है कि वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। कैसी लैंग्वेज है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये जो है ना एलेजीज लिखते हैं, ठीक है। एलेजी लिखी है इन्होंने। ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। इन मेमोरियम, इन मेमोरियम एलेजी लिखी है इन्होंने। और इनकी जो स्टाइल है वो कोलोक्वियल स्टाइल है। कोलोक्वियल का मतलब क्या है, इनफॉर्मल स्टाइल है, ठीक है। जो रूरल साइड की लैंग्वेज का ये अपनी पोइट्री के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके दो प्रिंसिपल्स थे थॉमस पोइट्री में। दो प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ वॉर को और उसके इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल को। जैसे कि ये इन मेमोरियम है, ये किसके लिए लिखी गई थी, जनरल पीपल के लिए लिखी गई थी। लोग जो मारे गए थे आपके वर्ल्ड वॉर के दौरान, उनके लिए लिखी गई थी। उनकी क्या दशा थी वर्ल्ड वॉर के दौरान। और ये
प्रोफाउंड स्टाइल ऑफ सॉलिट्यूड के लिए जाने जाते हैं। अकेलेपन का जो सॉलिट्यूड, लोनलीनेस के दिखाने के लिए माने जाते हैं पोइट्री के अंदर। एडल स्टॉप और लाइट्स आउट इनके दो आपका नोटेबल वर्क्स हैं। लर्न करना है तो सिर्फ एक ही वर्क लर्न करना है, इन मेमोरेरियम। आपको इसके बारे में जानना है तो इसको डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ना कितना है, हर पॉइंट के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मत पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा। आप ग्रामर और वोकेबलरी स्किप करने लग जाओगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दें। नेक्स्ट में क्या करेंगे, नॉवेलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके, जो मॉडर्न एज के हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मैंने